नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। कैमरे के माध्यम से बोरवेल में फंसे 5 वर्षीय बच्चे की तस्वीर और वीडियो आई सामने। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ऑक्सीजन मशीनों की सहायता से बच्चों को दिया जा रहा है ऑक्सीजन। बोरवेल में फंसा बच्चा सुरक्षित। 5 साल का बच्चा गिरा खुले बोर में। छतरपुर कलेक्टर, एसपी सहित प्रशासन की टीम और छतरपुर विधायक कांग्रेस जिला अध्यक्ष, पूर्व राज्य मंत्री, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मौके पर प्रशासन के द्वारा ऑक्सीजन लाइट आदि संसाधनों की व्यवस्था की गई। नारायणपुरा गांव में ये घटना घटी है। वर्तमान में कितना पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? छतरपुर जिले के उड़छा रोड अंतर्गत नारायणपुरा में ये गांव जो है, यहाँ पे एक बच्चा है 4-5 साल का जो कि बोरवेल में गिर गया है। तुरंत ही पुलिस और प्रशासन की टीमें यहाँ पे पहुँची हैं और जो वर्टिकल और पैरेलल डिगिंग है लगातार हम लोग एक साथ कर रहे हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीमें हैं जल्दी यहाँ पहुँचने वाली हैं। इसमें प्रमुख तौर पे हमारा जो टारगेट है अगले 3-4 घंटे में बच्चे को रेस्क्यू करने का है। सर, कितने फीट पर बच्चा अटका हुआ है और चूँकि रात होने वाली है, बारिश का समय है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था की? ये लगभग बच्चा 25 से 30 फीट के आसपास में फंसा है। रात होने वाली है तो रात में जो रोशनी की व्यवस्था होती है उसका जो ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट है वो हम लोग कर रहे हैं। बारिश के लिए बोर जो है उसके ऊपर हमने तिरपाल लगा के उसको सिक्योर किया है कि पानी अंदर ना जाए, और यदि टनलिंग के माध्यम से पानी को निकालना पड़ता है पाइप डाल के, वो भी यहाँ पे इंतज़ाम है। पर हमारा जो टारगेट है वो जल्दी से जल्दी डिगिंग करके बच्चे तक पहुँच के उसको सुरक्षित निकालने का है। अखिलेश यादव। अखिलेश जी, बताइए किस तरह से क्या कर रहे थे यहाँ पर, क्या बच्चा कर? सर, खेती कल पानी गिरा थोड़ा तो अपन खेती खिलाने आए थे अभी, तो बड़े भैया जुतवा रहे थे, हम पे बोल रहे थे, तो बच्चे 4 थे, 2 जनों के, हमारे भैया के 4 बच्चा थी, तो 4 बच्चा खेल रहे थे। भी बच्चा कभी कभी छिड़ियाँ भी चला ले जात, तो अपन ने सोची कि छोटा बच्चा घर चला गया होगा। सर, वो जाके बोर में गिर गया। जब पानी नहीं निकला बोर से तो इसको ढका क्यों नहीं? सर, वो ढका के रखा था। जल मनो खेत में जो बाड़ी लगा थे वो जलवा रखे थे खेत पे, पर वो अभी जुताई हुई तो निकाल दिए थे। कितनी फुट का बोर है? 200 फुट करीब। बच्चा बोल रहा है? हाँ, बच्चा से बात हुई। क्या नाम है बच्चा का, कितनी उम्र? दीपेंद्र यादव है, 4 वर्ष। नारायणपुरा गांव में बच्चा बोरवेल में गिरा है, किस तरह से प्रशासन व्यवस्थाएं जुटा रहा है, किस तरह से बारिश हो रही है, क्या है? दुखद घटना है। मौसम बहुत ख़राब है और इन विपरीत परिस्थितियों में प्रशासन पूरी सजगता के साथ लगा हुआ है। शासन साधन संसाधन सारों की बुलाने की काम कर रहा है और हम सब यहाँ पर प्रशासन के मनोबल बढ़ाने के लिए बैठे हैं। गांव वालों के साथ, उन परिवारजनों के साथ हम लोग हिम्मत बनाने के लिए यहाँ साथ में बैठे हैं। ईश्वर से यही कामना है कि जल्द ही ये रेस्क्यू पूरा हो और वो बालक जो बोरवेल में फंसा है वो अपने माँ बाप के पास सुरक्षित पहुँच सके। चाची, आज आप यहाँ पर आई हैं, कैसी सूचना मिली और कैसे आई हैं, किस तरह से स्थिति है यहाँ पर अभी आप आई जब? देखिए, नारायणपुरा हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। अखिलेश यादव जी का दीपेंद्र बच्चा 5 साल का जो बोरवेल में गिर गया है, मुझे फ़ोन आया, सूचना मिली, मैंने तत्काल कलेक्टर साहब से बात करी और तत्काल प्रशासन एक्टिव हुआ है। देखिए, ये बहुत सी घटनाएं हम लोग देखते हैं, टीवी में हम बराबर देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा होगा छत्तीसगढ़ में 104 घंटे के बाद बच्चा निकाला गया था। ये जो बोर रहते हैं इसमें हमारी लापरवाहियाँ रहती हैं और ये इतना हमें भुगतना पड़ता है। प्रशासन मुस्तैद है, रेस्क्यू जारी है और ईश्वर से हम लोग दुआएं कर रहे हैं, ईश्वर से कामना कर रहे हैं कि बच्चा सुरक्षित निकले और भगवान से ये भी दुआ कर रहे हैं कि पानी न गिरे, क्योंकि पानी बरसेगा, बारिश होगी तो कहीं ना कहीं हमें रेस्क्यू में दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे विधायक जी भी यहीं बैठे हुए हैं, हम लोग भी यहीं बैठे हुए हैं, इसलिए कि पास में हम लोग इसलिए नहीं कि कोई भी बाधा ना जाए, वो उनके जो हमारा प्रशासन काम में लगा हुआ है। अब ईश्वर से दुआएं कर रहे हैं, दुआ कर सकते हैं। प्रशासन मुस्तैद है, जो भी रिक्वायरमेंट होगा प्रशासन वो भी रिक्वायरमेंट करेगा, जो भी आवश्यकता होगी वो आवश्यकता के अनुसार टीमें बुलाई जाएंगी। लेकिन अभी हाल जो 20-25 फुट अंदर जो बच्चा है, हम लोगों ने देखा है कैमरे के माध्यम से कि बच्चा मूवमेंट कर रहा है, बच्चा सुरक्षित है, तो बस बच्चा सुरक्षित रहे और बच्चा सुरक्षित निकल आए, यही हम लोग कामना करें।
ऑपरेशन किया है, किस तरह की टीम लगाई है, कितनी मशीनें लगाई हैं, किस तरह का ऑपरेशन है और कहाँ बच्चा फंसा हुआ है? बच्चा जो है बोरवेल में अप्रॉक्सीमेटली 30-35 फीट अराउंड फंसा हुआ है। तो बच्चे के लिए मेडिकली जो रिक्वायर्ड है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई प्लान किया गया है और सिलेंडर्स के थ्रू बच्चे को ऑक्सीजन सप्लाई किया जा रहा है। रेस्क्यू के लिए पैरेलली हम लोग एक टनल करने के लिए JCBs को यहाँ पे एंगेज किया है, जो पैरेलली एक गड्ढा खोद रही है। हमारे लगभग 3 JCBs यहाँ पे लगे हुए हैं, 3 JCB जो पैरेलली गड्ढा खोद रहे हैं और उसके जब हम रिक्विजिट डेप्थ पे पहुँचेंगे तब टनलिंग करके फिर हम बच्चे को रेस्क्यू करने की प्रयास कर रहे हैं। SDRF का एक टीम भी यहाँ पे है और NDRF की टीम भी जो है वो ऑन द वे है। मीनवाइल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल लोगों के जो मदद से यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने रेस्क्यू की कार्रवाई जो है वो स्टार्ट कर दी है। बारिश होने की वजह से कितना कठिन हो रहा है? बारिश ज़रूर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कर रहा है क्योंकि दलदल हो रही है, कीचड़ हो रही है और हमें वो पर्टिकुलर होल भी जहाँ पे बोरवेल है उसको भी कवर करना पड़ रहा है। बट अभी हम लोग उसी में प्रयासरत है कि जल्दी से जल्दी करें। आपके कार्यकाल में ये दूसरी घटना है और पहले गृह मंत्री ने आदेश दिए थे कि इस तरह खुले बोरवेल छोड़े जाते हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए और पटवारी वगैरह जांच करेंगे गाँव में जाकर, लेकिन फिर भी लापरवाही इस तरह की हुई सारे लोगों के परिवार द्वारा। अब हमारा कंसंट्रेशन जो है रेस्क्यू ऑपरेशन पे है, बाकी भी जो भी लीगल कार्रवाई है वो रेस्क्यू के तुरंत बाद किया जाएगा। थैंक यू। 30-35 फीट है, 35। छिंदवाड़ा शहर के श्रीवास्तव कॉलोनी के एक सूने आवास में सेंधमारी कर अज्ञात चोर नकदी व जेवर चुरा कर ले गए। पुलिस जांच में सामने आया है कि पीड़ित के भतीजे ने ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल शर्मा परिवार मेहर जा रहा था, इस बात पर भतीजे को पता था। इसी का फायदा उठाकर उसने सूने आवास में सेंधमारी लगाई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चौकी प्रभारी एकता सोनी ने बताया कि 18 जून को श्रीवास्तव कॉलोनी निवासी अशोक पिता विश्वनाथ शर्मा अपने परिवार के साथ मेहर गए थे। 19 जून को लौटे तो घर का सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। चोरों ने नकदी समय 50,000 नकदी उड़ा लिए गए। जांच में आमने सामने की प्रार्थी के रिश्ते भतीजे उमरिया निवासी 19 वर्षीय प्रिंस पिता धर्मेंद्र शर्मा ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने प्रिंस के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे नकदी समेत 50,500 कीमत के जेवर जब्त किए। थाना कुंडीपुरा क्षेत्र में एक फरियादी हैं अशोक शर्मा, पिता स्वर्गीय विश्वनाथ शर्मा। इनका घर जो है वार्ड क्रमांक 7 श्रीवास्तव कॉलोनी में है, जो कि थाना कुंडीपुरा में आता है। इनके द्वारा सूचना दी गई कि उनके यहाँ 18-19 जून 2022 की दरमियानी रात में जब वो घर से बाहर मैहर दर्शन बाबत गए हुए थे, उस दौरान उनके यहाँ चोरी हुई है। इसकी सूचना पर ही तत्काल अपनी कुंडीपुरा थाना पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए अज्ञात चोर और अज्ञात चोर था और जो चोरी का माल मसरूका था उसकी बरामदगी के लिए निरंतर पूरी टीम के द्वारा प्रयास किया गया। और इसी क्रम में फरियादी के संदेह पर और फरियादी के घर के सामने लगे CCTV कैमरे की फुटेज के आधार पे एक आरोपी प्रिंस शर्मा जो उनके नज़दीकी रिश्तेदार हैं उनसे पूछताछ की गई तो उनने इस जुर्म को करना कबूल किया और साथ ही अपने स्वयं के घर से पूरे चोरी के जितने भी माल मसरूके गए हुए थे उनकी बरामदगी करवाई। और जिसमें घटना में प्रयुक्त लोहे का राड और मोटरसाइकिल होंडा साइन क्रमांक MP 28 MD 0318, चोरी में गया हुआ सोने चांदी के जेवरात जिनमें सोने का रानी हार 1 नग, सोने का पान पत्ती हार जिसमें 8 पत्तियां, डबल कुंदे का पेंडल, पूरा जो माल मसरूका था इसकी कीमत 5,50,000 रुपये आकी गई है। और इसमें थाना प्रभारी कुंडीपुरा, चौकी प्रभारी धर्म टेकरी, उनकी पूरी टीम जिसमें सालिकराम भलावी, रमेश दुबे, अवराम, सुरेंद्र बिंदवारी, शिवराज सिंह, संतोष पटली, ये और पूरी टीम के द्वारा लगातार प्रयास किया गया जिसके परिणाम स्वरूप इतनी बड़ी सफलता प्राप्त हुई है पूरी टीम को। धन्यवाद।
शाहजहाँपुर दौरे पर डीआईजी अनिल सिंह कुशवाहा पहुंचे। कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को बैठक। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव को लेकर जिले में कानून व्यवस्था बनी रहे, क्या क्या सावधानियां बरतनी है ताकि चुनाव शांतिपूर्वक निपट जाए। और जिस तरह प्रथम चरण में शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव हुआ है, उसी तरह द्वितीय और तृतीय चरण में चुनाव हो, उसी को लेकर शाहजहाँपुर जिले का दौरा किया है। जब मीडिया ने अपराधियों को लेकर चर्चा की तो डीआईजी अनिल सिंह कुशवाहा का कहना है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले और अपराधियों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा, कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। सर, आज किस उद्देश्य को लेकर के आप जिले देखिए, चूँकि अभी पंचायत चुनाव और नगरीय चुनाव दोनों साथ साथ ही चल रहा है, तो पंचायत चुनाव का द्वितीय चरण जो है फर्स्ट को है, उसका इलेक्शन आपको जानकारी नहीं है। तो उसी उद्देश्य से पहला उद्देश्य वही रहा है कि इस चुनाव में हम लोग जो व्यवस्थाएं अभी लगाई गई हैं वो पर्याप्त है या नहीं है, उसका एक समीक्षा था। साथ में क्या क्या सावधानी बरतनी है, प्रतिबंधक कार्रवाइयाँ पर्याप्त हुई कि नहीं, उसका एक आकलन हमको करना था। और इसके अलावा मैं उन जगहों को भी थोड़ा देखना चाहता हूँ जहाँ जो संवेदनशील है, कुछ बूथ पे मैं जाऊँगा देखने के लिए, ताकि वहाँ की व्यवस्थाएँ हमारी जो है वो किस तरह की है वो एक जो है। तो मुख्यतः जो था ये चुनाव के कंसर्न में है। दूसरा ये भी था कि जो अभी वर्तमान परिस्थितियाँ हैं जो आप लोग की जानकारी में है, जिसमें कानून व्यवस्था की स्थितियाँ यहाँ छोटी छोटी घटनाओं को लेकर हो रही हैं, उसके संबंध में भी हमारे अधिकारियों से चर्चा करके और हमारी जो अलर्टनेस है उसके संबंध में चल रहे हैं। सर, अभी आपने अधिकारियों की बैठक ली है, क्या कुछ दिशा निर्देश? मैंने अभी जो दिशा निर्देश दिए हैं कि जो पंचायत चुनाव के खासतौर पहला पंचायत चुनाव का पार्ट रहा है, जिसमें हमने ये दिया है कि क्या क्या सावधानी बरतनी है चुनाव के दौरान और कैसे करके हम व्यवस्था बनाएं ताकि चुनाव शांतिपूर्ण निपट सके। पहला फेज इन लोगों ने बहुत अच्छा किया है, बधाई की पात्र निश्चित तौर पर। दूसरे फेज में भी वही टेम्पो बनाए के रखना है, टेम्पो पीछे नहीं हटना है किसी प्रकार से, और उसमें और अच्छा कैसे कर सकते हैं इसके लिए हमको हमने अपनी सलाह दी है। सर, जिले में ही एक खानखेड़ा गांव में कुछ तनावपूर्ण स्थितियाँ थी, कुछ चुनाव को लेकर के विवाद की बातें सामने आई थी, पुलिस उसको किस तरह से हैंडल कर रही है? आपने संज्ञान में लाया है, मैं इस संबंध में चर्चा करूंगा और यदि वहां पर कोई है तो प्रतिबंधक कार्रवाई करेंगे। सर, ये परसों की घटना है, परसों रात की घटना है, 2 दिन पहले की घटना है। पूर्व के चुनाव को लेकर विवाद हुआ है क्या? जी सर, वहाँ चुनाव को लेकर दूसरे चरण के तहत 1 तारीख को मतदान होना है सर, तो वहाँ प्रतिबंधक कार्रवाई करेंगे, एक्स्ट्रा फोर्स वहाँ देंगे, हमारी पेट्रोलिंग पार्टी रहेगी और हम लोग एश्योर करेंगे कोई घटना आगे ना हो। सर, जब से नवागत एसपी जगदीश डावर सर ने कमान संभाली है, अपराधियों को कमर तोड़ने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, आगे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, अपराधियों के खिलाफ रणनीति क्या है? देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कही कि आपने ताबड़तोड़ कार्रवाई हो और ये टेम्पो जारी रखा जाएगा, ये लगातार रहेगा। जैसे अभी उन्होंने जो है कंजरों के खिलाफ कार्रवाई किया, अपराधियों के खिलाफ लगातार चल रहा है, ये हम इसको जारी रखेंगे, इसको ब्रेक नहीं लगने देंगे। और चूंकि आने वाले समय में चुनाव के अलावा त्यौहार भी है तो ये कंटिन्यू रहेगा। इन दिनों नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अलग अलग नगर निगम पालिका में जाकर भाजपा प्रत्याशियों का प्रचार कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन भी जा रहे हैं और इसी को लेकर अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर कांग्रेस ने रणनीति बनाई है कि जहां मुख्यमंत्री जाएंगे वहां उसी दिन कांग्रेस के लोग पोल खोलने के लिए जाएंगे। और इसी क्रम में आज कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा अपनी टीम के साथ उज्जैन रवाना हो गए। जी, मैं हमारे लीडर माननीय कमलनाथ जी के निर्देश पर आज उज्जैन जा रहा हूं और वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस है और पार्टी ने तय किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी 17 सालों की अनुपलब्धियों को जनता के बीच भुलाने के उद्देश्य से लगातार निकाय चुनाव में झूठ बोल रहे हैं, तो उनके झूठ का पर्दाफाश कांग्रेस पार्टी करेगी और जहां जहां मुख्यमंत्री अभी चुनावी प्रवास पर रहेंगे उसके दूसरे ही दिन कांग्रेस पार्टी उनके झूठ का जवाब देगी। उसी सिलसिले में हमारे निर्देश पर, हमारे नेता के निर्देश पर यात्रा है। मध्य प्रदेश के अंदर सिंधिया जी थे और महाराष्ट्र में सिंधे, दोनों तरफ लोकतांत्रिक घटनाक्रम चल रहा है। अब ये दोनों ही आपस में तय कर लें कि वफादार कौन है। सिंधे और सिंधिया दोनों तय कर लें कि इनमें वफादार कौन है। हम कुछ नहीं कहेंगे, अब जनता तय करे और वो लोग तय करेंगे इनमें कौन वफादार है, कौन गद्दार है, कौन राष्ट्रभक्त है। तो भाजपा क्या इसी तरीके से कांग्रेस मुक्त करेगी भारत?
जिसके पास नीति सिद्धांत नहीं है, जिनके पास यही चरित्र है कि खरीद फरोख्त करके लोकतंत्र का गला घोंटो, उनसे यही उम्मीद है। और जिन लोगों ने देश की आज़ादी के टाइम पर गद्दारी की है, तो उनकी पसंदगी भी गद्दार ही होते हैं, राष्ट्रभक्त नहीं होता है। राष्ट्रभक्तियों का अलाप वो कितना भी करें, पर उनके रग रग में गद्दारी का खून है। छिंदवाड़ा कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी विक्रम आह के जनसंपर्क के दौरान छिंदवाड़ा को महानगरों की तर्ज पर पूर्ण रूप से विकसित करने का पूर्ण भरोसा दिलाया। नगर के पूर्ण विकास और मूल समस्याओं को जड़ से मिटाने का संकल्प लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। उन्होंने बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद मिल रहा है। वहीं भाजपा के पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह भी जनता के बीच पहुंचकर जनता से पार्टी के महापौर और भाजपा पार्षद प्रत्याशी को जीतने की अपील कर रहे हैं। वहीं मोदी सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ नगर वासियों को मिल सके, उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। चौधरी जी कमल फूल ये पूरे खबर महापौर कैसा हो, हमारा महापौर कैसा हो, हमारा पार्षद कैसा हो, भारतीय जनता पार्टी से अपने श्रीमती कविता मालवीय जी के वार्ड में, फिर यहाँ अल्लग जी के वार्ड में, और इसके बाद संतोष राय जी के वार्ड में, और उसके बाद में फिर विजय पांडे जी के वार्ड में मैं जाऊँगा। मैं निरंतर बड़ा सघन जनसंपर्क कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए, मकान से लेके लोगों के इलाज से लेके गैस से लेके जो सिलेंडर से लेके सारी व्यवस्थाएं, लोगों को फ्री अनाज, और पिछले 15 वर्षों में छिंदवाड़ा नगर पालिका और नगर निगम के अंतर जो काम हुए हैं, तो जनता में बड़ा अच्छा प्रतिशत प्राप्त हो रहा है। जनता का बड़ा रुझान भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, क्योंकि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के काम को देखा है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस चुनाव में हम और ज़्यादा बहुमत के साथ और ज़्यादा मतों से महापौर का चुनाव हम जीतेंगे। जनता को भी हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो नगर में कुछ काम बचे हैं, उनको भी हम पूरा करके छिंदवाड़ा नगर निगम जो क्षेत्र है, इसको मध्य प्रदेश में सबसे बेहतरीन बनाने का हम अपनी ओर से प्रयास करेंगे। आप सबका स्नेह और आशीर्वाद इस वार्ड नंबर 38 में हमारी श्रीमती प्रवीणा जागेंद्र अल्डक जी खड़ी, बहुत अच्छा काम किया अल्डक माँ सब निरंतर जनता के संपर्क में रहे, जनता के लिए काम करें, और इसलिए आप सब भारी मतों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी को विजयशील बनाएंगे, यही सबसे प्रार्थना। भारतीय जनता पार्टी जनता मेरे को सीधा वार्ड नंबर 23 की जनता जो विकास कार्य नहीं हो पाया है, उसके विरोध में मेरे साथ समर्थन देकर मुझे चुनाव में खड़ा करी है, और जहाँ वार्ड नंबर 23 की जनता का भारी जन समर्थन मेरे साथ है, और लोग आक्रोशित हैं कि 20 वर्षों में यहाँ किसी प्रकार का विकास नहीं किया गया तरीके का। और रही बात, मैं निर्दलीय प्रत्याशी के होने के नाते, लोगों को मैं कर्मचारी नेता होने के कारण मैं लंबे वर्षों तक नगर निगम में कर्मचारी था, उसका भी मुझे लाभ यहाँ कर्मचारी लोगों के द्वारा दिया जा रहा है। और जो गरीब तबकों के लोग हैं, वो लोग भी अपने रोजगार धंधों के कारण असंतुष्ट है, और वो चाहते हैं कि अब की बार हमारा जगदीश गोदरे चुनाव चिन्ह जो केक है वो जीते, और जिससे हमारी कई आशाओं को सफलता मिले। भारत का सबसे बड़ा 600 मेगावाट क्षमता की फ्लोटिंग सोलर परियोजना का निर्माण मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में होने जा रहा है, जिसका आज 3 कंपनियों को लेटर ऑफ अवार्ड वितरित किया गया। ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे, MD कर्मवीर शर्मा सहित लेटर ऑफ अवार्ड लेने वाले
तीनों कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद थे। पहले चरण में 300 मेगावाट क्षमता की निविदा प्रस्ताव आमंत्रित की गई थी। उसके बाद अब अगले चरण में बाकी 300 मेगावाट की निविदा की जाएगी। ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव की माने तो यह भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट है। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि इसके अलावा मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों जैसे चंबल एरिया सहित अन्य जिलों में आने वाले समय में बड़े बड़े सोलर प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। वहीं ऊर्जा विभाग के एमडी ने इस प्रोजेक्ट में खर्च होने वाली राशि के बारे में बताया। थैंक यू फॉर कमिंग हेयर। आप सबका आज इस सभागृह में स्वागत है। आज हमारे साथ एनएचडीसी के अधिकारीगण, सतलुज जल विकास निगम के अधिकारीगण और एम्प सोलर के अधिकारीगण मौजूद हैं और ये अवसर है जब हम विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट ओंकारेश्वर में लगाने जा रहे हैं। आज हम लेटर ऑफ अवार्ड 3 कंपनियों को दे रहे हैं। एक कंपनी 100 मेगावाट, दूसरी कंपनी 88 मेगावाट और तीसरी कंपनी 90 मेगावाट प्रथम चरण में यहाँ पर फ्लोटिंग सोलर लगाएंगे। अभी तक विश्व में 100 मेगावाट से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स फ्लोटिंग सोलर के नहीं लगे हैं कहीं पर भी। तो ये 300 मेगावाट का अपने आप में ही सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट होगा। इसके बाद अगले चरण में 300 मेगावाट का अतिरिक्त फ्लोटिंग सोलर ओंकारेश्वर में ही नर्मदा नदी के ऊपर लगाया जाएगा, जो लगभग हमारी क्षमता को 600 मेगावाट तक लेकर जाएगा। हम जो तीनों कंपनीज़ हैं, ये तीनों कंपनियों ने 15 कंपनियों ने बिड किया था। उन 15 कंपनियों में से, जिसमें देश और विदेश की कंपनियां भी थीं, इन कंपनियों में से 13 कंपनियों को रिवर्स ऑक्शन में भाग लेने के लिए अनुमति दी गई थी, क्योंकि ये इसकी व्यवस्था है। और उस 13 कंपनियों में मल्टीपल राउंड्स, लगभग 60 बार लोगों ने अपनी दरों को कम करते करते लेकर आए हैं और उसके बाद 3 रुपये 21 पैसे, 3 रुपये 22 पैसे और 3 रुपये 26 पैसे, ये 3 दर हमको प्राप्त हुई हैं जो ओंकारेश्वर में प्रोजेक्ट लगाएंगे। ये 3 रुपये 21 पैसे, 3 रुपये 22 पैसे और 3 रुपये 26 पैसे एसेंशियली टैरिफ है जिस पर हमको बिजली प्राप्त होगी। ये हमारी एवरेज प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, जो हम जितनी भी ऊर्जा खरीदते हैं या पैदा करते हैं या बनाते हैं, उसके एवरेज कॉस्ट से करीब 1.5 रुपया कम है। तो हम ऐसा मानते हैं कि इस सौर ऊर्जा के विकास के साथ हमारी जो एवरेज प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है वो भी कम होगी और प्रदेश में नागरिकों को बिजली की जो सुविधा है उसको हमें कम करने में आसानी। जिले में दूसरे चरण के मतदान को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दिया। दूसरे चरण का मतदान 1 जुलाई को होना है। इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई। पोलिंग बूथ पर सभी कर्मचारियों की टोली तैयार कर रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा ड्यूटी स्थान पर भेज दिया गया, जो वहीं पुलिस की मुस्तैद दिखाई दी। क्षेत्र में पोलिंग बूथ पर अपने जवानों को भेजकर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, इस बात की सभी को शुभकामनाएं देते हुए अपने अपने पोलिंग बूथ पर रवाना किए कर्मचारियों। तो वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र तारणेकर द्वारा बताया गया कि पोलिंग बूथ पर किसी भी व्यक्ति को अंदर मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। तो वहीं एसडीएम रविंद्र परमार द्वारा बताया गया। जैसा कि आपको पता है कि सेकंड जो फेज़ है उसमें भानपुरा में इलेक्शन होना है, तो आज जितने भी जो भी सामग्री थी सारे दल को बुला के सामग्री वितरित की गई है और आज ही सारी टीमें अपने अपने जो पोलिंग स्टेशन है उसके लिए रवाना हो गए हैं। सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं, पुलिस की भी प्रॉपर ब्रीफिंग हो गई है, सारे मतदान दलों का प्रशिक्षण कई बार हो चुका है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो शांति से और बिल्कुल ये चुनाव संपन्न होंगे। सर 49 शिक्षाकर्मी से जिनकी अलग अलग सेक्टर में ड्यूटी लगाई गई, तो उनके मतदान किस प्रकार से? जो ड्यूटी ऑर्डर है वो कलेक्ट्रेट से निकलता है, वो सेंट्रलाइज जो रेंडमाइजेशन के बाद निकलता है, तो वो सब डिवीज़न लेवल पे, तहसील लेवल पे उसकी पोस्टिंग नहीं होती। अगर दोनों थाना क्षेत्र की ड्यूटी यहाँ वितरित हुई भानपुरा जनपद पंचायत की, उसमें समस्त व्यवस्था जो है पुलिस द्वारा सुनिश्चित कर ली गई है। सेक्टर मोबाइल राउंड द क्लॉक हमारी प्रत्येक क्षेत्र में घूमती रहेगी
और साथ ही साथ कोटवार भी है हमारे साथ मतदान केंद्रों पर व्यवस्था बनाने के लिए, और पुलिस के जवान भी है, और QRF भी है, कहीं यदि इमरजेंसी होती है तो वहाँ जाके तत्काल उसको नियंत्रित कर सके। और साथ ही साथ आज जो मतदान दल जो रवाना किया है उनको सबको ब्रीफिंग की गई है, और ब्रीफिंग में उनको सख्त हिदायत दी है कि किसी भी प्रकार का मोबाइल जो है मतदान केंद्र के अंदर अभ्यर्थियों का जाना नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा फितरत जो होती है वो मोबाइल से ही कोई व्यक्ति उटपटांग तरीके से करता है। यदि किसी को कोई ऑब्जेक्शन रहता है तो वो ऑब्जेक्शन सेक्टर अधिकारी को करे, पीठासीन अधिकारी को करे, कानून व्यवस्था अपने हाथ में ना ले। ये पुलिस की व्यवस्था की गई है, और पेट्रोलिंग मोबाइल भी हमारे द्वारा संचालित किए। नाके लगाए हैं 24 आवर्स के लिए, 48 घंटे से हमारे नाके कंटिन्यू चलेंगे। कल से हमने 3 बजे नाके सक्रिय कर दिए हैं। वहाँ पर बाहर से आने वाला व्यक्ति अलाउ नहीं है, जो मतदाता है इस क्षेत्र का वही आ सकता है, तो ये भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। जबलपुर में बुधवार की शाम को शुरू हुई तेज बारिश देर रात तक जारी रही। इस वजह से आधे से ज़्यादा शहर में जल पलावन की स्थिति बन गई। नाले और नालियों उफान पर आ गए और सड़कों का पानी घरों में घुस गया, जिस वजह से लोगों की गृहस्थी की कीमती सामान पानी में बर्बाद हो गया। इस बारिश की वजह से लोगों को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। सड़कों पर पानी भरने की वजह से घंटों ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है, और इधर शहर की कॉलोनियों में स्थितियां बिगड़ती चली गई। पानी निकासी की व्यवस्था दुरुस्त न होने की वजह से लोगों के घरों में पानी भर गया। ऐसे में लोग अपनी गृहस्थी बचाने के प्रयास में जुटे रहे। स्थानीय लोगों ने नगर निगम से मदद चाही, लेकिन लंबे इंतजार के बाद कुछ जगहों पर नगर निगम के अधिकारी बुलडोजर लेकर पहुंचे और बारिश के पानी को निकालने का इंतजाम किया। सर आ रहा है आपके साथ, पूरे घरों में पानी भरा है। नवनेश कॉलोनी गंगानगर में बिल्डरों ने पूरे जमीन को खींच के रख दिया है, और इस वजह से पूरा आक्रोश है पूरी जनता में है। बिल्डर ने पूरी सीलिंग की जमीन किस तरह से आप पानी की निकासी का किया जा रहा है? पहले तो बताऊं कि मुझे एक कंट्रोल रूम से कंप्लेन नंबर मिला था, और मुझे पर्सनल भी कुछ कॉल आए थे। यहाँ जो नागरिक मुझे जानते हैं उन लोगों ने मुझे फ़ोन किया, तो मैं यहाँ के देखी मैंने कि पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। तो अभी वही हम लोग अपने उच्च अधिकारियों को बुला के लाए थे। असिस्टेंट कमिश्नर मिश्रा सर थे, संभागीय अधिकारी थे रावत सर, हमारे सुपरवाइज़र, हमारी पूरी टीम थी, इधर मशीनरी भी थी। हम लोग उसी का रास्ता निकाल रहे हैं पानी निकालने का, और जितना अच्छा हो सकेगा उतना करेंगे। अभी भी कोशिश जारी है हमारी। मैडम लगातार देख रहे हैं नगर निगम की व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं कमियाँ नज़र आ रही है। किस तरह से कमियाँ पूरी होंगी? हम लोग अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, जो कमियां उनको भी मिटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग अपनी टीम के साथ हमारे आयुक्त महोदय के निर्देश पे हम लोग आयुक्त महोदय के निर्देश के अनुसार हम लोग उनकी पूरे गाइडलाइंस में काम कर रहे हैं। जैसा वो हम लोग को समझा रहे हैं, हम लोग अपने तरफ से भी जो बेटर हो सकता है वो उपाय दिखा रहे हैं, और वो हम लोग को हर वो काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि जिससे जितना ज़्यादा हो सके जल प्लावन की समस्या को कम करना है। मेरा नाम श्रीमती हर्षा पटेल है, मैं नगर निगम CSI गढ़ा। किस तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं? सर आज समस्या तो हमारी इतनी भारी है कि हम किस शब्दों में आपसे बयान करें। यहाँ पे हमारे कॉलोनी में अवैध निर्माण किया गया है बिल्डर द्वारा, और वहाँ पे अब शासन उनको कैसे स्वीकृति दे दी है, बिना नाले बिना किसी निकासी के। आज हमारे यहाँ खाने साल भर के लिए जो एक इंसान व्यवस्था करता है वो भी सभी घरों में, इस कॉलोनी में सभी घरों में ख़राब हो चुका है। हमारे बच्चों के बुक्स वगैरह, मतलब हम तो आज टूट चुके हैं। 3 साल से तो हम ऐसे टूटे हैं, आज हम बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। तो हमारी सभी जो भी उच्च अधिकारी हैं उनसे हमारी अपील है कि इस चीज़ को हमारे बहुत जल्द से जल्द इसका निराकरण किया जाए। हमारी सबसे मेरा नाम पुष्पा विश्वकर्मा है, मैं नवनवेश कॉलोनी गंगानगर निवासी हूँ। भैया ये पानी भरा, आज आप लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। क्या अभी अधिकारी आए, क्या आश्वासन दिया है? अभी अधिकारी ने थोड़ा सा आश्वासन दिया है, लेकिन हम लोग उससे पूरे तरह खुश नहीं हैं। अब हम आपको जानकारी देना चाह रहे हैं ये कि यहाँ पर अवैध निर्माण बिल्डर द्वारा किया गया है, और
और इसकी हम लोग को बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो गए हैं। आज जो पानी बारिश हुई है, इस बारिश में पूरे घरों में, जितने घर कम 15 से 20 घरों में, पूरे घरों में कम से कम 5 फुट 6 फुट पानी भर गया है और सारे घरों में पानी जलयापन हो गया है। और इसमें जो बिल्डर के द्वारा स्वीकृति गई है नगर निगम के द्वारा, उस अधिकारी के प्रति पूरी उसके खाना की जाए। और साथ में हम लोग अब इसका जन आक्रोश आंदोलन करेंगे पूरी जनता लेके, और कलेक्टर, कमिश्नर और जो कलेक्टर साहब हमारे आए हैं इलाही राजा, उनके पास हम लोग ले जाएंगे और जो अवैध निर्माण जरूर से जरूर तोड़ेंगे। क्योंकि इसमें हम लोग को पता चला है ये सीलिंग की ज़मीन में उनने ये बेची है और सीलिंग की ज़मीन में इसको अवैध निर्माण किया गया है, जिससे हम लोग को अभी जानकारी नहीं है, बिल्डर के द्वारा की गया है। मैं नीलकंठ साहू, नवनेस कॉलोनी, पुरवा। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।